नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, यानी B7 का पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये है पार्ट 2। तो हम पार्ट 2 में देखते हैं फोर्थ यूनिट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। 4.1 है इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब अंधेपन के प्रभाव प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक प्रभाव देखते हैं सबसे पहले। तो प्राथमिक प्रभाव जो है वो वे प्रभाव होते हैं जो सीधे तौर पर अंधेपन के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसमें शामिल है दृष्टि की हानि। अंधेपन के कारण व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता या दृष्टि नहीं होती, जिससे वो सामान्य रूप से किसी भी दृश्य जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते। दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जैसे बिना विजुअल के या बिना दृष्टि के व्यक्ति को दैनिक कार्यों जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना या चलने फिरने में परेशानी होती है। स्वतंत्रता की कमी होती है। दृष्टिहीनता के कारण व्यक्ति को अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में कठिनाई होती है, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। शारीरिक मूवमेंट में कठिनाई, आंदोलन का मतलब मूवमेंट, तो चलने में असमर्थता होती है, दिशा का पता नहीं चल पाता है, अन्य शारीरिक गतिशीलता में कमी होती है। ये सारी कमियां हो सकती हैं। द्वितीयक प्रभाव, सेकेंडरी इफेक्ट। द्वितीयक प्रभाव वह प्रभाव है जो अंधेपन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बाद आते हैं। इसमें शामिल हैं सबसे पहले मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जैसे अंधेपन के कारण अगर कोई लॉस होता है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल लॉस होता है, तो उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, चिंता, कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो डिप्रेशन, चिंता और निराशा बहुत आती है। वैसे विजुअल डिसेबिलिटी में भी डिप्रेशन, चिंता और निराशा होती है, जैसे मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शैक्षिक और व्यावसायिक सीमाएं होती हैं। दृष्टिहीनता के कारण शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आ सकती है, व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक अलगाव हो सकता है। अंधापन के कारण व्यक्ति को सामाजिक गतिविधि में भाग लेने में कठिनाई होती है, जिससे वो समाज में अलग थलग महसूस कर सकता है खुद को। सहायक उपकरणों की आवश्यकता, अगर सहायक उपकरण नहीं मिलते, जैसे व्हील चेयर हुआ, ब्रेल किताबें हुई, या फिर वॉइस आधारित टॉक बैक हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये हम दे सकते हैं, जिससे आवश्यकता बढ़ जाती है, जो आर्थिक रूप से बेझिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अंधेपन के कारण व्यक्ति में शारीरिक मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे जाती है। 4.2 है सेलेक्टिव एजुकेशनल प्लेसमेंट, जिसमें चयनात्मक शैक्षिक स्थानांतरण। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को उसके विशेष आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर उपयुक्त शैक्षिक स्थान पर रखा जाता है। ये दृष्टिहीनता, सुनने में कमी, मानसिक विकलांग या अन्य विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें मुख्य बिंदु जो है प्रक्रिया की समझ। चयनात्मक शैक्षिक स्थानांतरण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को उनके शैक्षिक ज़रूरतों के लिए सही वातावरण में शिक्षा मिले। ये सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी सामान्य शिक्षा में, विशेष शिक्षा में या अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों में सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। और विशेष आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं इनकी, तो विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं और उनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण क्या हो सकता है, दृष्टिहीनता, सुनने में कमी, मानसिक विकलांगता आदि के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ऐसे वातावरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सके। उपयुक्त वातावरण का चयन, मतलब ऐसा वातावरण जो उस बच्चे के लिए उपयोगी हो। तो इसमें सबसे पहले आता है मेन स्ट्रीमिंग, यानी मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ये सामान्य कक्षा में शिक्षा की बात करता है। विशेष शिक्षा कक्षा हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन क्लासेस, जहाँ विशेष रूप से डिसेबल्ड वाले छात्रों के लिए शिक्षक होते हैं। इंटीग्रेटेड क्लास हो सकती है, जहाँ सामान्य छात्र और विकलांग दोनों एक साथ शिक्षा दी जा सकती है। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोल सकते हैं, इंक्लूसिव क्लास भी। लाभ क्या हो सकता है उनसे, विद्यार्थी को उनकी क्षमता के अनुसार उचित सहायता मिलती है, उसे सामाजिक और शैक्षिक समावेशिता का अनुभव होता है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं का विकास है, मतलब जो RPWD बना है उसमें दिया हुआ है कि उनको क्या क्या प्रावधान मिल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं या लाभ हैं जो उनको मिल सकते हैं। हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या होती है, अगर विशेष शिक्षा की आवश्यकता
हो तो उचित शिक्षक, संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से ये विद्यार्थी को उनकी क्षमता के अनुसार चुनने और पोषण करने में मदद करता है। 4.3 है टीचिंग प्रिंसिपल, शिक्षण के सिद्धांत। टीचिंग प्रिंसिपल जो है शिक्षण के सिद्धांत में मूलभूत दिशा निर्देश होते हैं जिसको प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को तैयार करते हैं और विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल को बेहतर बनाते हैं। मतलब टीचिंग के प्रिंसिपल होते हैं कुछ, ठीक है, जिससे हम अपना डायरेक्शन वो कर सकते हैं कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है। तो हम लेसन प्लान बना सकते हैं और उनके ज्ञान और समझ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा ज़रूरी होती है क्योंकि हमें बच्चों को ही शिक्षा देनी होती है। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि विद्यार्थियों की जो ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी कि एडॉप्टेशन करते हैं। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, सकारात्मक परिणामों मतलब हम प्रशंसा कर सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा हो सके, सीखने में रुचि जो है वो बनी रहे। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक और शैली का सम्मान करते हुए शिक्षक गतिविधियां बनाई जाती हैं। मतलब जो भी गतिविधि बनाई जाती है वो डाइवर्सिटी को ध्यान में दे रख के, इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है या इंडिविजुअल नीड है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले और वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचें। सक्रिय शिक्षा, एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। विद्यार्थियों को केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित नहीं रखा जाता है बल्कि उन्हें समस्या को हल करने, डिस्कशन करने, ग्रुप वर्क करने में भी शामिल किया जाता है। अब इसमें विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, शिक्षण समय का उचित प्रबंधन किया जाता है ताकि सभी विषयों को समय रहते कवर किया जा सके और विद्यार्थियों को संतुलित शिक्षा मिले। जैसे अभी 45 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट के बाद अगर हम और पढ़ाएं तो क्या होता है, बहुत बार बच्चों के सर के ऊपर से चीज़ें जाती हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर हम 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में बदलते हैं तो बच्चों को भी समस्या हो सकती है, काफ़ी बोर फील करेंगे और वो ध्यान भी नहीं देंगे। फिर फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद हमें उनका रिस्पॉन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फीडबैक लेना, कि उससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं, उनको स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी ये जान सके कि उन्हें क्या सीखना और क्या नहीं सीखना है, क्या सीखना और क्यों सीखना है। नेक्स्ट है विविध शैक्षिक दृष्टिकोण, डाइवर्स टीचिंग मेथड। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां यूज़ कर सकते हैं जैसे दृश्य, श्रव्य और काइनेस्थेटिक विधियां। ठीक है, दृश्य का मतलब विजुअल, श्रव्य का मतलब सुनकर, और काइनेस्थेटिक का मतलब होता है एक्टिविटी करके। ठीक है, उपयोग किया जाता है ताकि सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से समझाया जा सके। प्रेरणा और रुचि बनाए रखना, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें आकर्षक शिक्षण सामग्री और एक्टिविटी करवा सकते हैं। 4.4 है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम, कॉन्सेप्ट एंड एरियाज। विस्तारित कोर पाठ्यक्रम, एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम का सिद्धांत जो है और क्षेत्र जो है वो ये है कि एक विशेष शैक्षिक ढांचा है। ECC जो है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम एक विशेष शैक्षिक ढांचा है जो दृष्टिहीन या दृष्टिहीनता से प्रभावित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। किसके लिए एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम? विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक है, ये पारंपरिक शैक्षिक विषयों को अतिरिक्त वो कौशल और ज्ञान प्रदान करता है जो इन विद्यार्थियों को स्वतंत्र और प्रभावी रूप से जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। विस्तृत कोर पाठ्यक्रम के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? एरिया ऑफ एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम, तो इसमें दृष्टि संबंधी,
कौशल हो सकते हैं विजुअल स्किल्स, जिसमें दृष्टिहीन या दृष्टि वाले विद्यार्थियों को ब्रेल सीखने विशेष उपकरणों का उपयोग, दृश्य उपकरणों का सहारा लेकर पढ़ाई में मदद मिलती। दृष्टि को बढ़ाने वाली तकनीकें जैसे मैग्निफिकेशन, स्क्रीन रीडर, ब्रेल, टेक्टाइल बुक का उपयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता और जीवन कौशल, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड लाइफ स्किल, ये कौशल विद्यार्थियों को जो डेली लिविंग की चीज़ें होती हैं, दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, उनको करने में स्वतंत्रता से मदद करते हैं। जैसे खाना बनाना हो सकता है, सफाई करना, शौचालय का उपयोग करना, पैसों का प्रबंध, इन सब चीज़ों में मदद कर सकता है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, संकेत भाषा, वाचिक भाषा और लिखित भाषा, मतलब साइन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज के माध्यम से हम संचार को प्रभावी बना सकते हैं। दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल या अन्य संवादक मतलब अनकन्वर्सेशनल तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रेल जिसमें 6 डॉट होती हैं, उभरा हुआ फॉर्म होता है। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कौशल कैसे सिखा सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्किल्स जो है, ये क्षेत्र सामाजिक समावेशन और मानसिक स्थिति पर काम करता है ताकि विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, सामाजिक संवाद और आत्मविश्वास बढ़े। मानसिक स्थिति, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कौशल का विकास किया जाता है। आवश्यक तकनीकी कौशल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। ये कौशल दृष्टिहीन विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी उपकरणों, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करता है। जैसे स्क्रीन रीडर है, स्पीच सॉफ्टवेयर है, उन चीज़ों के लिए हम इनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्किल्स सिखा सकते हैं, किस तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। ऑडियो किताबें और स्मार्टफोन्स ऐप होते हैं। जैसे हम जब स्मार्टफोन्स खोलें, सेटिंग में जाके देखें तो उसमें एक्सेसिबिलिटी होती है। एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए अन्य सहायक उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करना सिखा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन और साक्षरता, सामाजिक अध्ययन और साक्षरता, सोशल स्टडीज़ एंड लिटरेसी। तो इसमें सामाजिक सामान्य शिक्षा अतिरिक्त जो भी दृष्टिहीन विद्यार्थी होते हैं उनको समाज, इतिहास और भूगोल और सामाजिक संरचनाओं के बारे में शिक्षा दी जाती है। साक्षरता कौशल क्या होता है, जैसे कि पढ़ाई, लेखन और गणना में मदद लेने वाले विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा और खेल, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, तो इसमें आंतरिक शिक्षा, कंपन का खेल, जैसे क्रिकेट होता है, ब्लाइंड बच्चों का क्रिकेट होता है, उनकी बॉल जो होती है वो बजती है, साउंड करती है, ठीक है, तो उस तरीके से वो खेल को खेल लेते हैं। तो इसका आयोजन किया जाता है ताकि दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले विद्यार्थी भी शारीरिक स्वास्थ्य में भाग ले सकें। अब इसमें मूलभूत शारीरिक कौशल क्या होता है, जैसे दौड़ना, स्विमिंग करना, टीम खेल में भागीदारी भी सिखाई जाती है। संगठन और समय प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, दृष्टिहीनता में प्रभावित विद्यार्थियों को समय प्रबंध, कार्य सूची प्रबंध जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं सिखाई जाती हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई, दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। 4.5 है कॉमनली यूज्ड लो कॉस्ट एंड एडवांस असिस्टिव डिवाइसेस, समानता उपयोग किए जाने वाले कम लागत और उन्नत सहायक उपकरण। तो सबसे पहले असिस्टिव डिवाइसेस है, सहायक उपकरण जो है, ऐसे उपकरण जो विकलांग व्यक्तियों को अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। ऐसे उपकरण दृष्टिहीनता, सुनने में कमी, शारीरिक विकलांगता, अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो सबसे पहले लो कॉस्ट असिस्टिव डिवाइस, जैसे हमारे पास ब्रेल कागज़ और ब्रेल स्याही हो सकती है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। ब्रेल कागज़ पर लिखा गया साहित्य पढ़ने के लिए, और उपकरण काफ़ी सस्ता और उपयोग में आसान होता है। स्पीच रीडर ऐप्स हो सकते हैं, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें ऐप, जो भी ऐप होते हैं उसको टेक्स्ट को बोलकर सुनाते हैं। ये उपकरण सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन में मौजूद होते हैं। कानों के लिए लूप, सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एक लूप सिस्टम है जो आवाज़ को सीधे कानों में पहुंचाता है। स्मार्टफोन में वॉइस, मतलब जैसे वॉइस ओवर, एप्पल और टॉक बैक होता है। एप्पल फ़ोन में वॉइस ओवर होता है और टॉक बैक, एंड्रॉयड में टॉक बैक होता है, जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सहायक होते हैं। इससे स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट बोल कर पढ़ते हैं।
उन्नत सहायक उपकरण, एडवांस असिस्टिव डिवाइसेस, ब्रेल डिस्प्ले होती है, एक उन्नत उपकरण जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए ब्रेल टेक्स्ट को ब्रेल में बदलता है। स्वचालित घड़ियाँ होती हैं, घड़ी जो वक्त को आवाज़ में बताती हैं, ऐसी घड़ियाँ। OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसमें दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक उन्नत डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन कर बोली हुई भाषा में बदलता है। मतलब जो टेक्स्ट होती है उसको बोली हुई भाषा में बदलता है। ठीक है। स्मार्ट ग्लासेस हो सकते हैं, हाईटेक चश्मे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो दृश्य जानकारी को आवाज़ में परिवर्तित करते हैं, और स्मार्टफोन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। फिर है वॉइस इनेबल्ड असिस्टिव डिवाइसेस, वॉइस इनेबल्ड असिस्टिव डिवाइसेस, आवाज़ द्वारा काम करने वाले उपकरण, जैसे स्मार्ट स्पीकर हो सकता है, जैसे वो है मतलब जैसे स्पीकर आते हैं, अभी नाम मुझे नहीं याद आ रहे, तो आप सब मुझे बताइए, जो आदेशों को पहचानते हैं और कार्यों को पूरा करते हैं। स्मार्ट वॉच फिटनेस ट्रैकर, दृष्टिहीन और सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच जो स्वास्थ्य मापने के साथ भी अलर्ट करते हैं। स्मार्ट वॉच जो आती हैं वो भी काम में आ सकती हैं। माइक्रोफोन और हेडसेट हो सकते हैं, वो भी काम में आता है। अब देखते हैं यूनिट 5 डेफ ब्लाइंडनेस 5.1 है, डेफिनीशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, प्रिवलेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो डेफ ब्लाइंडनेस जो है उसकी परिभाषा है, देखते हैं कारण, वर्गीकरण, प्रसार और लक्षण। परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। एक ऐसी स्थिति जो व्यक्ति को सुनने और देखने में गंभीर जिसको सुनने और देखने में गंभीर कमी होती है, ये एक विकलांगता है जो व्यक्ति को संचार, समझने, सामाजिक सहभागिता की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, डेफ ब्लाइंडनेस कहलाती है। कारण क्या है इसका? इसमें निम्न कारण हो सकते हैं। जन्मजात हो सकता है। ठीक है, अब जन्मजात कारण में गर्भावस्था में शारीरिक विकास के दौरान समस्याएं, जैसे संक्रमण हो सकता है, अनुवांशिक विकार हो सकते हैं, प्रारंभिक जीवन में संक्रमण, जैसे मस्तिष्क ज्वर हो सकता है, रूबेला हो सकता है, या अन्य मतलब कोई और बैक्टीरिया वाली बीमारियां जो सुनने देखने को प्रभावित करती है। ट्रॉमा, आघात हो सकता है, दुर्घटनाएं या शारीरिक आघात जिनकी आंखों और कानों दोनों को नुकसान हो। वृद्धावस्था, उम्र बढ़ने के साथ दृष्टि और सुनने की क्षमता में प्राकृतिक कमी होती है। वर्गीकरण इसका क्या है? क्लासिफिकेशन तो देखते हैं। सबसे पहला है जन्मजात, जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय में ही दृष्टिहीनता और बधिरता का होना। अधिग्रहित, जीवन के किसी विशेष समय पर जैसे बीमारी या दुर्घटना के कारण दृष्टि और श्रवणहीन का होना। आंशिक हो सकता है, व्यक्ति को सुनने और देखने में आंशिक कमी, पूरी तरह से नहीं, मतलब थोड़ा भाग प्रभावित होता है, पूरी तरीके से नहीं। पूर्ण हो सकता है, टोटल, व्यक्ति को पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता और बधिरता होती है। अब इसका प्रसार या प्रेवलेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। डेफ ब्लाइंडनेस का प्रसार अन्य विकलांगताओं की तुलना में कम होता है, लेकिन ये एक गंभीर विकलांगता है। ये स्थिति जन्म से या जीवन के किसी विशेष समय में उत्पन्न हो सकती है, और विश्व भर में इसके प्रभावित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़े क्या हैं? तो आंकड़े जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस विकलांगता के कारण प्रभावित लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करती हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। लक्षण क्या होते हैं इसके? तो डेफ ब्लाइंडनेस के लक्षण देख लेते हैं। संवेदनाओं का अभाव, संवेदनाओं का अभाव जैसे सुनने और देखने में कमी के कारण व्यक्तियों को सामान्य संवेदनाओं का अनुभव होता है। संचार में कठिनाई होती है, सामाजिक और मानसिक विकास में कठिनाई होती है, स्वतंत्रता की कमी होती है, जैसे मतलब ये किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं तो इनको कभी स्वतंत्र फील नहीं होता। शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती है, जैसे चलना, खेलना, रोजमर्रा जो डेली लिविंग के काम है उसमें कठिनाई होती है। 5.2 है इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इम्प्लीकेशन पूछा है, प्रभाव, और उसका कार्यान्वयन पूछा है। डेफ ब्लाइंडनेस की जो एक्टिविटी डेली लिविंग की है और एजुकेशन की, उसका प्रभाव क्या है और कार्यान्वयन क्या है। तो इसमें हम देखते हैं जो डेफ बच्चे होते हैं डेफ ब्लाइंडनेस जो होती है दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता के प्रभाव
और दैनिक जीवन पर शिक्षा पर इसके परिणाम। तो दैनिक जीवन का प्रभाव क्या होता है? संचार में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। संचार में कठिनाई क्या होगी? ये जैसे मतलब सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता है, तो क्या होगा? मतलब श्रवण प्रभावित होती है, दृष्टि भी प्रभावित होती है। दूसरों से बात करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना कठिन होता है। इसके कारण व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर संपर्क में बाधा आती है। सुरक्षा की समस्याएं हो सकती हैं। श्रवणहीनता के कारण सुनाई नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता है, तो अन्य खतरों के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे इनकी सुरक्षा की जोखिम बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता की कमी हो सकती है, क्योंकि अपने कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दैनिक कार्यों में सहयोग की आवश्यकता होती है हमेशा। शिक्षण पर प्रभाव। शिक्षण में विशेष पद्धतियाँ चाहिए होती हैं, जैसे ब्रेल है या फिर सांकेतिक भाषा है या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, और वो नहीं हो पाती तब भी प्रभाव पड़ता है। संचार और समझ में कठिनाई होती है। समय की अधिक आवश्यकता, क्योंकि सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, तो इसकी वजह से समय अधिक लेते हैं। शिक्षक और सहायक की भूमिका ज़रूरी होती है। शिक्षक और सहायक चाहिए होता है। 5.3 है स्क्रीनिंग, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता। डेफ ब्लाइंडनेस की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, पहचान और हस्तक्षेप रणनीतियाँ। तो इस सबसे पहले स्क्रीनिंग देख लेते हैं। प्रारंभिक पहचान। दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता का जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। शिशु और बच्चों में संकेत के आधारों पर स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे सुनने में कठिनाई या दृष्टि संबंधी समस्याएं। विशेष उपकरणों का उपयोग। दृष्टि और श्रवण जांच के लिए विभिन्न परीक्षण उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑडियोमीटर, श्रवण परीक्षण और आंखों की जांच। दूसरा जो है मूल्यांकन। कुल मूल्यांकन। दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संचार क्षमता की जांच की जाती है। विकासात्मक और शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों के विकास और शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उनकी विशेष आवश्यकताओं को पहचाना जा सके। संचार और व्यवहार मूल्यांकन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, समझने की प्रक्रिया, कितना उनको समझ में आती हैं चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन है सही, ताकि जो भी दृष्टिहीन और श्रवणहीनता के मामले हैं, ये ज़रूरी है कि व्यक्ति की दोनों विकलांगताओं को सही तरीके से पहचाना जाए, ताकि ये सही हस्तक्षेप हो सके। संकेतों की पहचान, जैसे आँख की कमजोरी, सुनने में कठिनाई या दोनों के संयोजन में कठिनाई होती है। हस्तक्षेपण की रणनीतियाँ क्या दे सकते हैं? विशेष शिक्षा में, मतलब बेसिक शिक्षा में, जैसे ब्रेल, सांकेतिक भाषा या विशेष शैक्षिक उपकरणों का उपयोग। संचार विधियाँ, जैसे सांकेतिक भाषा, टेक्टाइल संचार, हाथ के इशारे, ब्रेल जैसे संवाद, इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम उन्हें संचार विधियाँ सिखा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं सिखाने के लिए। 5.4 है फोस्टरिंग अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट मैथड असिस्टिव डिवाइसेस एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग AAC। मतलब प्रारंभिक संचार विकास को बढ़ावा देने के तरीके, सहायक उपकरण और प्रैक्टिस, जिसमें AAC भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं प्रारंभिक संचार किस विकास को बढ़ावा देने के, प्रारंभिक संचार विकास को बढ़ावा देने के तरीके। तो संचार की शुरुआत, सबसे पहले बच्चों में संचार के पहले संकेतों को पहचानना और प्रोत्साहित करना शामिल है, जैसे चेहरे की अभिव्यक्तियाँ, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हाथों के इशारे, ठीक है, हैंड साइन और मुंह की ध्वनियाँ, ये सब। ठीक है, स्पर्श और शारीरिक संपर्क, बच्चों के साथ शारीरिक संपर्क बढ़ाना, जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस करें और कन्वर्सेशन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अंतर्निहित संचार, बच्चों को वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से संवाद करने की प्रक्रिया सिखाना। ठीक है, माता पिता और देखभालकर्ता की भूमिका। माता पिता और देखभालकर्ताओं को बच्चों के संचार संकेतों को समझने और उनका पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ट्रेंड करना, ताकि या फिर जो देखभाल करते हैं उनको भी ट्रेंड करना, ताकि वो बच्चे को प्रशिक्षित कर सकें, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी केयर कर सकें।
दूसरा है सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस, संचार बोर्ड और कार्ड, चित्र या शब्दों के साथ संचार बोर्ड का उपयोग करना जिससे बच्चे अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सकें। अब इसमें साइन लैंग्वेज, हाथों के इशारे और संकेतों का उपयोग करके, स्पीच जनरेटर डिवाइस जहाँ पर जो भी बच्चों के शब्द होते हैं वाक्य बनाने में मदद करते हैं, जो आवाज़ के माध्यम से कन्वर्सेशन करते हैं। ब्रेल, दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल का उपयोग उन्हें लिखित संचार में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है AAC, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। AAC का जो महत्व है, ये दृष्टिहीन श्रवणहीन बच्चों के लिए सहायक उपकरण है जो मौखिक संचार के लिए अन्य तरीके प्रदान करते हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, इमेज है और आरेख है, उनका उपयोग कर सकते हैं। वाचन और लेखन उपकरण, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो वाचन और लेखन मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाचन और लेखन के उपकरण दिए जाते हैं। बॉक्स और टैबलेट, स्क्रीन रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन और इंटरैक्टिव एप्लीकेशन उपयोग कर बच्चों को संचार सिखाने में मदद मिलती है। अभ्यास और प्रैक्टिस हो सकते हैं। नियमित अभ्यास, बच्चों को नियमित रूप से संचार अभ्यास कराया जाता है जिससे उन्हें कौशल में सुधार हो। मूल संचार उपकरणों का अभ्यास, बच्चों को संवाद के लिए विभिन्न साधनों का अभ्यास कराया जाता है जैसे चित्रों या शब्दों के कार्ड का उपयोग। इंटरैक्टिव गतिविधियाँ, बच्चों के साथ संचार में सुधार के लिए खेल और इंटरैक्टिव गतिविधियाँ की जाती हैं। 5.5 है एड्रेसिंग ओरिएंटेशन, मोबिलिटी एंड एजुकेशनल नीड ऑफ स्टूडेंट विथ डेफ ब्लाइंडनेस। दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता वाले छात्र की अभिविन्यास, गतिशीलता और शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करना। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिएंटेशन, परिस्थितियों का ज्ञान। ब्लाइंडनेस मतलब हम यहाँ पर सीधे ले लें, डेफ ब्लाइंडनेस वाले छात्रों को अपने आसपास की दुनिया और वातावरण का समुचित ज्ञान देना आवश्यक है। उन्हें जो भी हमारा परिवेश है उसमें सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने में मदद कर सकते हैं। मतलब जैसे हम घर में कोई बच्चा है तो उसको हम ये दिखा सकते हैं किस तरफ टॉयलेट है, किस तरफ किचन है, किस तरफ रूम है, तो वो खुद ही हाथ से वो करके फील करके और चले जाते हैं। इस पर आधारित अभिविन्यास ज़रूरी होता है। ओरिएंटेशन, ठीक है, छात्रों को स्पर्श के माध्यम से आसपास की चीज़ों, रास्तों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का परिचय करवाना। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, यदि श्रवणहीन है तो उन्हें संकेतों के माध्यम से, मतलब दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है डेफ ब्लाइंडनेस में। गतिशीलता, मोबिलिटी, सहायक उपकरण का उपयोग, गतिशीलता में सुधार, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल या अन्य उपकरणों का उपयोग। हाथ से मार्गदर्शन, जैसे हाथ पकड़कर सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन किया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, अगर कोई नहीं हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये हमेशा डिपेंड ही रहते हैं। तो हमें उन्हें सक्षम बनाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुकूलन, रास्ते और जगहों में बिना रुकावट, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना रखें जहाँ पर कोई रुकावट हो, सुरक्षित तरीके ढालने की आवश्यकता होती है ताकि छात्र आसानी से चल सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक आवश्यकताएं, एजुकेशनल नीड। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना IEP बना सकते हैं, उन्हें जो भी मतलब जैसे आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार की जाती है जिससे उनकी शिक्षा में विशेष सहायता मिलती है। संचार विधियाँ, ब्रेल, सांकेतिक भाषा, हाथों के इशारों से उपकरणों का उपयोग करके छात्रों को के जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। विशेष शिक्षकों का सहयोग, जिसमें ट्रेंड टीचर ला सकते हैं। संसाधनों और तकनीकी सहायक उपकरणों का उपयोग, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आई होप आप सभी को ये B7 का भी पेपर समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे अवश्य बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू, शुक्रिया।